निहारिका महेश्वरी। पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम में एक के बाद एक फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है। ये तीव्रता का यह भूकंप था। सिस्मिक जोन में ये पूरी तरीके से आता है। पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी में झटके महसूस किए गए हैं। बिहार से जी मीडिया संवाददाता चंदन झा हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ, अभी तक की जो जानकारी, प्रारंभिक जानकारी मिली है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि 5.1 में जो तीव्रता इसकी मापी गई है, तो उसको लेकर के कोई जानमाल की अभी तक कोई नुकसान की जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिली है। जो भी नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, जितने जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, उन सब इलाकों में एक तरह से 30 से 40 सेकेंड के ये झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 5.1 है। तो अभी तक सभी जिलों से जानकारी जो ले रहे हैं, उसमें कहीं कोई अभी तक नुकसान की बात नहीं कही जा रही है। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। नुकसान की बात नहीं है, राहत की बात यह है। लेकिन मधेपुरा, पटना में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पश्चिम बंगाल, बिहार में दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए। किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन सुरक्षित रहें, अलर्ट जरूर रहें आप। आगे बढ़ते सीधे हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर है, भूकंप के बाद सचिवालय बापू भवन में दरारें आ गई हैं। बापू भवन में भूमि विकास, जल संसाधन राज्य मंत्री जगदीश सोनकर के कमरे में दरारें आई हैं। साथ ही कर निबंधन के दफ्तर में दरारें आई हैं। कर्मचारियों ने सचिवालय प्रशासन को सूचना दे दी है। आपको बता दें कि बापू भवन में कई विभाग के ऑफिस भी हैं और यहाँ पर दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अवनीश, क्या देखा आपने? देखिए, 11वीं मंजिल है, उसमें काफी ज्यादा दरारें दिखाई पड़ रही है। बापू भवन मुख्य सचिवालय उत्तर प्रदेश का, और इसमें काफी सरकारी कामकाज होता है। कई सारे विभागों के प्रमुख सचिव, इसके अलावा कई राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री स्तर के मंत्रियों के कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में है। काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है कामकाज के लिहाज से। फिलहाल वहां पर इस तरह की जो खबर आने के बाद काफी दहशत का माहौल है। लोग बिल्डिंग से बाहर आकर सरकारी कामकाज भी से प्रभावित हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से भूकंप के झटके राजधानी में भी महसूस किए जा रहे हैं, कई सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंगें जो पुरानी हैं या फिर जिनमें निर्माण को लेकर कुछ पहले से दिक्कतें रही हैं, उन जगहों पर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिली है। और उसमें राजधानी के हजरतगंज इलाके की बापू भवन की भी बिल्डिंग है। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,726 तक पहुंच गया है। इस हादसे में, दुखद हादसे में 6,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। इसके अलावा भूकंप से ऐतिहासिक इमारतें बर्बाद हो गई हैं। वहीं अस्पतालों में खून की भारी कमी को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। नेपाल की सरकार ने आशंका जताई है कि इस भूकंप में 10,000 लोगों की मौत हो सकती है। काठमांडू के नजदीक भक्तपुर में हर तरफ तबाही का मंजर है। घर के घर मलबे में तब्दील हो गए। लोगों का आशियाना छिन गया, लिहाजा लोग अब खुली जगहों पर रहने को मजबूर हैं। पोखर के किनारे लोग तंबू लगाकर रह रहे हैं। पेश है काठमांडू से, भक्तपुर से हमारे संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट। भक्तपुर में पुरानी इमारतों के बीच ये पोखर है, खुला मैदान है और यही आजकल लोगों की शरण है। यहाँ पर ये प्राचीन काल का पोखर है। दरवाजे पर इस तरह से कुछ मूर्तियां हैं, लेकिन अंदर का हाल कुछ इस तरह का है। शिव जी की मूर्ति बीच में बनाई हुई है, ये बिल्कुल अखंडित है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पोखर किनारे लोग तरपाल लगा के, ये लोहे की रॉड लगा के टेम्परेरी अरेंजमेंट के साथ यहाँ रह रहे हैं। यानी सब लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने वो जलजला देखा है जो इन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लोग डरे हुए हैं और यही वजह है कि आज के दिन पोखर में, अच्छी बात यह है कि एक और सीखने की बात है, बाकायदा यहां पर जो है सफेद चूना डाल दिया गया है ताकि कोई बीमारी ना फैले। तो ये कोशिश अच्छी की है इन्होंने। पानी जरूर साफ नहीं है, तो यहां पूरा परिवार इनका यहां है, परिवार के परिवार। अब ये लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। लोग भक्तपुर में इस पोखर किनारे दिन बिता रहे हैं। सरकारी मदद कोई नहीं पहुंची है, तो एड एजेंसियों को समझना होगा कि नेपाल को इस वक्त जरूरत है और भक्तपुर में कोई मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। काठमांडू के पास भक्तपुर इलाके में भूकंप से करीब 500 घर भी बर्बाद हो गए। लोग ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे हैं। इन कैंप्स का हालात हमारे संवाददाता ने जाना।
इस वक्त हम मौजूद हैं भक्तपुर में। भक्तपुर वो इलाका है जो काफी प्राचीन है। ये घर भूकंप के झटके को नहीं सह पाए। पहले जो 3 घर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पीछे झुक गए हैं और चौथा घर पूरी तरह से टूट गया है। इस घर में 5 लोग थे जिस वक्त ये भूकंप आया और 5 के 5 लोग अस्पताल में हैं। उनमें से 2 लोग जरूर यहां पर पहुंचे हैं। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, भक्तपुर में लगभग 300 घर जो है टूट गए हैं। देखा, मैं घर में था, मैं भी एकदम हिल गया है, डर कर मैं भी भाग आया नीचे। ये कन्या सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय है जो फिलहाल इनका ट्रांजिट कैंप है, क्योंकि यहाँ सब लोग रह रहे हैं। ये इनको भी चोट लगी है। आपको जब चोट लगी कहाँ थे आप और क्या हुआ था? वो घर में थे और एकाशी आयो है ना। एक चीज जो हिंदुस्तान सीख सकता है वो ये है कि माध्यमिक विद्यालय में आपातकालीन स्थानांतरण योजना है कि अगर कोई आपातकाल हो तो क्या हो, इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। इसके बाहर जो है एक ग्राउंड है जिसको रिलीफ कैंप बनाया गया है। ये कम्युनिटी किचन है, सबका खाना बन रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही नेपाल इतना विकसित नहीं माना जाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि विद्यालय में ये आरओ वाटर सिस्टम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी 500 घरों के निवासी आसानी से यहां पानी पी पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शुद्ध पीने का पानी है, जनरेटर लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान के लिए सीखने की बात है कि इस ग्रामीण इलाके में भी आरओ लगा है, जनरेटर लगा है। नेपाल में चल रहे राहत अभियान पर विदेश सचिव जयशंकर ने बताया कि राहत का काम जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 ट्रक सामग्री भेजी है। साथ ही उत्तराखंड की सरकार ने 25 बसें। नेपाल से अब तक 1600 लोगों को भारत सकुशल लाया गया है। सेना के 5 विमान भेजे गए, साथ ही 4 और भेजे जाएंगे। विमानों से दवा, राशन, कंबल भेजे गए। साथ ही नेशनल डिजास्टर हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। हम सीधे विदेश सचिव जयशंकर का रुख करते हैं। Which other countries are involved in the rescue and relief operations, and how are we coordinating with them, or is the Nepalese government is coordinating with all of them? My understanding of the Kathmandu situation is we are coordinating with the government of Nepal. I mean, it is likely that the government of Nepal is coordinating with other relief providers, but our coordination is with the government of Nepal. Which other countries are involved in relief operation in Kathmandu, in Nepal? I have frankly as much general knowledge of this matter as you do. I mean, my focus is on our relief effort, and I can. अपने दर्शकों को यहाँ बताना जरूरी है, 17081708 ये हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल जरूर कीजिए अगर आपका अपना कोई नेपाल में फंसा हुआ है। भूकंप की वजह से नेपाल में मातम का माहौल है, तो वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों की मौत कमजोर इमारत के ढहने, मलबे में दबने की वजह से हुई। ऐसे में सवाल यह कि आखिर हो क्या गया है कि आखिर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं नहीं, या फिर हम कितने तैयार हैं। जी संगम लगातार अपनी मुहिम के जरिए आवाम को आगाह करने की कोशिश कर रहा है। इस आपदा के बहाने ही सही, एक बार तो सोचिए आखिर कितने सुरक्षित, कितने सेफ हैं हम। वाराणसी में जी संगम की मुहिम का असर हुआ है। यहां डीएम ने बिल्डर्स को निर्देश जारी किए। डीएम ने निर्देश दिए कि बिल्डिंग निर्माण में भूकंप रोधी मानकों का पालन किया जाए। जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह ने उनसे बातचीत की। काशी से क्योटो गई टीम अब वापस आ गई है और जिलाधिकारी वाराणसी उस टीम का एक हिस्सा थे। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्योटो काशी के बीच जो एमओयू साइन हुआ, उसके बाद पहला दौरा था आप लोगों का, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तकनीक है जो वहां से आप लोग अध्ययन करके यहां इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? बनारस और क्योटो दोनों शहरों में बहुत सारी समानताएं हैं। हम लोगों ने अपनी जो फोकस एरियाज बनाए हैं कि वहाँ का जो हेरिटेज एरिया है और यहाँ का जो हमारा हेरिटेज एरिया है घाटों के आसपास का सारनाथ, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका हम लोग एक अभी रफ एस्टिमेट बना के अतिशीघ्र 1 हफ्ते के अंदर जापानीज सरकार को भेज देंगे और फिर उनकी जो एजेंसी है जाइका, उसका परीक्षण करके उसके बाद फिर पैसा वहां से रिलीज होगा। इसके बाद हम लोगों ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे समस्या बनी है उसको लेके भी हम लोगों ने उनसे डिस्कशंस किए। बात सही है कि अभी 2 दिन पहले झटके आए हैं, हर शहर में असर दिखा है। वाराणसी विकास
प्राधिकरण के इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि अब स्पेशली इस बात की जांच की जाए कि जो भी नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर उनमें टेक्नोलॉजी जो कि वो लोग कहते हैं कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ना करें तो स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उनको आगे बनने ना दें। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। समाजवादी पार्टी मिशन 2017 में जुट गई है। चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी पर लखनऊ में आज मंथन किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एसपी की बैठक हुई, जिसमें 2017 का चुनाव जीतने और अखिलेश यादव को फिर से सीएम बनाने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में फैसला किया गया कि एसपी के नेता और कार्यकर्ता एसपी सरकार की योजना और विकास कार्य को जनता तक पहुंचाएंगे। इस मीटिंग में मुलायम युवा ब्रिगेड, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दवाएं मुफ्त कर दिया, 108, 102 एम्बुलेंस चला दिया और यहाँ पर 100 ऐसी तमाम योजनाएं, किस तरह से योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएं, उस तरह से रणनीति बनाई गई है। यूथ ने सबने वादा किया है कि हम सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएंगे, सरकार की योजनाओं को और संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई। नहीं, काफी समय से हमारे चारों युवा संगठनों की एक साथ बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज चारों युवा संगठनों के जिला महानगर अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी। पुराने भी संघर्ष के साथी थे, उनकी भी बैठक थी। हम लोगों ने फैसला किया है सरकार की उपलब्धियां बताने का काम करेंगे और 2017 को नौजवानों ने चुनौती के रूप में लिया है। उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन की सियासत गरमाने लगी है। बीएसपी ने आज प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं। यहां प्रदर्शन में बीएसपी के कई नेता शामिल हुए। भूमि अधिग्रहण बिल और फसल के नुकसान को लेकर दिए जा रहे मुआवजे को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कुछ ऐसा ही नजारा गोरखपुर में भी देखने को मिला। यहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जो किसानों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में, किसानों के साथ भद्दा मजाक बंद होना चाहिए। और जो बड़ी लंबी लंबी अच्छे दिन के भाषण दिया करते थे, आज उनके पास किसानों के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक शब्द पूरे देश में सुनाई नहीं पड़ा कि हाँ, जो किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, उनके परिवारजनों को बसाया जाएगा, उनके परिवारजनों को 10 पैसा मुआवजा दिया जाएगा। हो क्या रहा है, टेलीफोनिक वार्ता चल रही है प्रदेश और केंद्र सरकार में। जो नूरा का जो चलता है वो नूरा दिखाया जा रहा है। इसके विरोध में हम आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में आज बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मथुरा नगर पालिका के एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ गबन करने का केस दर्ज किया गया है। जूनियर इंजीनियर पर 35 लाख रुपए के गबन का आरोप है। खास बात यह कि इस इंजीनियर पर पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। आगे बढ़ते खबरों में यूपीपीसीएल की कलंक कथा अभी भी जारी है। बिजली बिल में ऑनलाइन छेड़छाड़ से विभाग को 1000 करोड़ का चूना पहले ही लग चुका है और अब झांसी से भी बिजली बिल में हेराफेरी कर 7 लाख की धांधली का मामला सामने आया है। इस मामले में एसटीएफ की जांच जारी है। वहीं संदेह के घेरे में आए 2 इंजीनियर्स की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिजली बिल घोटाला मामला, 2 इंजीनियरों पर जांच की आंच, एसटीएफ के निशाने पर बड़े अधिकारी। यूपीपीसीएल के 100 करोड़ के घोटाले की जांच में जुटी एसटीएफ को बिजली विभाग के 2 अभियंताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इस मामले में जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी संभव है। दोनों ही इंजीनियर एसडीओ रैंक के अधिकारी हैं। यही नहीं, इस मामले में यूपीपीसीएल के कुछ बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। 2 दलालों की तलाश में यूपी एसटीएफ कई जगहों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ 700 फेक आईडी के बारे में विशेष जांच पड़ताल कर रही है। ये तो बात रही लखनऊ की, लेकिन झांसी में भी बिजली विभाग में लाखों का घोटाला सामने आया है। यहाँ 25 बिलों में गोलमाल कर
करीब 7 लाख का घोटाला किया गया है। इन घोटालों को एसडीओ की यूजर आईडी से बिलों में हेराफेरी कर 7 लाख का घोटाला किया गया है। घोटाले की खबर सामने आने के बाद डीएम ने एक जांच टीम का गठन किया है, तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारी मामले पर पर्दा डालने में जुटे हैं। आपको बता दें कि जी संगम ने बिजली विभाग में घोटाले के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिसके बाद एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी और झांसी से अब्दुल सत्तार, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत और मुआवजे पर सियासत शुरू हो गई है। शाहजहांपुर में मुआवजे आत्महत्याओं को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने डीएम दफ्तर का घेराव किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम के दफ्तर पहुंचे थे। जितिन प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की खुदकुशी रोकने और मुआवजे को लेकर अगर कदम नहीं उठाया तो डीएम दफ्तर के बाद धरने पर वो बैठ जाएंगे। घेराव के दौरान जितिन प्रसाद की डीएम के साथ तीखी नोकझोंक तक हो गई। ये मैं चाहता हूं कि मैंने सुना है आत्महत्याएं हुई हैं और बहुत नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर जिले में आगे ऐसी कोई वारदात ना हो, इसलिए मैंने शासन को अवगत कराया है कि जो समस्याएं हैं एक एक पैसे का हिसाब वेबसाइट पर डालें कि कितना मुआवजा आया है और कितना बटा है और किसको मिला है, ताकि लोगों को मालूम पड़े किसको राहत मिली और किसको नहीं मिली। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2007 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। खालिद मुजाहिद के परिजनों ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई से 6 जुलाई तक केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की बात कही है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप 6 जुलाई तक, सीबीआई से ये कहा है कि आप 6 जुलाई तक इस बात की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करें कि इसमें आपने क्या किया और अभी तक की आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो वो नेक्स्ट डेट में ला करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इंक्वायरी के लिए आज कोर्ट ने आदेश इस बात का किया है कि सीबीआई इंक्वायरी अब तक क्यों नहीं हुई इस मामले में। ये गंभीर आरोप है और कस्टोडियल डेथ हो गई है इसकी, जो कि एक गंभीर आरोप है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी कोर्ट ने ऑर्डर किया है और 6 जुलाई डेट लगाई है कि सीबीआई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करे।